Hello everyone, welcome to Study with Geeta Chauhan, class 9th, 4th चैप्टर सांवले सपनों की यादें। ये एक संस्मरण है जो कि डायरी शैली में लिखा गया है। संस्मरण वह होता है जो एक हमारे साथ जो घटना घटित होती है उसे हम अपनी यादों से निकाल कर लिखते हैं, उसी संस्मरण कहते हैं। इसमें लेखक ने सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख व अवसाद को व्यक्त किया है। सलीम अली की मृत्यु के तुरंत बाद उनकी याद में उनका व्यक्ति चित्र अंकित किया गया है। भाषा का प्रभाव और अभिव्यक्त बहुत ही आकर्षण है, जो कि लेखक ने अपनी भाषा में लिखा है। चलो इसे एक्सप्लेन करते हैं। लेखक ने सलीम अली की शव यात्रा का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि सलीम अली को उनके अनेक अपूर्ण सपनों के साथ बिना किसी रुकावट के अंतिम यात्रा पर ले जाया गया। उनकी यह यात्रा जीवन की दूसरी यात्राओं से भिन्न थी। वे तनाव और दुखों से भरी जिंदगी से जा रहे थे। वे प्रकृति में उसी तरह विलीन हो रहे थे जैसे कोई पक्षी अपना अंतिम गीत गाकर प्राण त्याग देता है। अनेक प्रयास करने पर भी वह जीवित नहीं हो सकता है, ना ही कोई उसे जगाना चाहेगा। सलीम अली का कहना था कि लोग पक्षी, जंगल, झरनों आदि को प्रकृति की दृष्टि से न देखकर आदमी की दृष्टि से देखते हैं। आदमी पक्षियों के मधुर स्वर को सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता है। सलीम अली ऐसे ही अनुभव को धारण करने वाले व्यक्ति। आगे लेखक कहता है कि आज कोई वृंदावन जाए तो यमुना नदी का जल उसे वह इतिहास याद दिला देता है जब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला की थी, गोपियों से शरारत की थी, मक्खन की हांडियाँ फोड़ी थी, दूध दही खाया था, हृदय की धड़कन को तेज करने वाली बांसुरी बजाई थी, जिससे पूरा वृंदावन संगीतमय हो गया था। आज भी ऐसा लगता है जैसे सुबह के समय भीड़ से भरी गलियों में कोई अचानक आगे आकर बांसुरी बजाएगा और सभी वहीं मंच मुग्ध होकर रुक जाएंगे। शाम के समय उपवन का माली पर्यटकों को बताता तो ऐसा लगता जैसे कृष्ण अभी आकर सब पर अपनी बांसुरी का प्रभाव डाल देगा। लेकिन वृंदावन से कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है। पुरातन कथाओं में जाने से पहले लेखक ने दुबले शरीर वाले सलीम अली के विषय में बताया है। उनके जीवन के 100 वर्ष पूरे होने में ज़्यादा समय नहीं बचा था, लेकिन यात्राओं की थकान और कैंसर जैसी बीमारी ने उनको मौत की ओर भेज दिया। अपने अंतिम समय तक वे पक्षियों की तलाश को और देखरेख में लगे रहे। यहाँ लेखक बताते हैं कि सलीम अली जैसा पक्षियों की देखभाल करने वाला उन्हें कोई नहीं मिला। उनकी आंखें क्षितिज तक फैली प्रकृति को बांधने में सक्षम थी। वे प्रकृति के प्रभाव में न आकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने वाले व्यक्ति थे। वे प्रकृति के रहस्यों से भरी दुनिया को देखते थे। इस दुनिया को बनाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की। इसके निर्माण में उनकी स्कूल की सहपाठी और जीवन साथी तहमीना ने बहुत मदद की। अनुभवी सलीम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से केरल की साइलेंट वैली का रेगिस्तान की धूल भरी हवाओं से बचाने का अनुरोध किया। चौधरी साहब उनके द्वारा बताए गए प्राकृतिक खतरों के विषय में जानकर भावुक हो उठे। लेखक कहता है कि अब वे दोनों ही दुनिया में नहीं रहे हैं, तो ऐसा कौन जो नए भारत के निर्माण का संकल्प लेगा और दुर्गम एवं बर्फ से युक्त स्थानों पर रहने वाले पक्षियों को बचाने का प्रयास करे। आगे लेखक बताता है कि सलीम अली ने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। लेखक को D.H.
लॉरेंस की याद आती है, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से उनके विषय में कुछ लिखने को कहा गया। वे कहती हैं कि वे अपने पति के प्रेम व्यवहार को शब्दों में बांधने में असमर्थ हैं। उनका जीवन खुली किताब जैसा था, जिसे उनकी छत पर बैठने वाली गौररिया भी उनसे कहीं अच्छी तरह जानती है। सालिम अली पक्षियों के माध्यम से खोज के नए नए रास्ते अपनाते रहे और एक विशेष स्थान प्राप्त करने के बाद भी उनका विश्वास एक क्षण के लिए नहीं डगमगाया। वे प्रकृति सौंदर्य से युक्त जीवन का प्रतिबिंब थे। अंत में लेखक बताता है कि सालिम अली का प्रकृति अनुभव अथाह सागर के समान था। उनको जानने वाले लोग यही सोच रहे थे कि सालिम अली अपनी अंतिम यात्रा पर न जाकर पक्षियों की खोज में जा रहे हैं और शीघ्र ही लौट कर आएंगे। सभी यही जानते हैं कि सालिम अली वापस उन सबके पास आ जाएंगे।